हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी किंगडम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अबाउट द फंगी। सो यहाँ पे हमेशा और हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन व्हाट बेसिस वी हैव डिवाइडेड फंगी इनटू 4 क्लासेस, और इनके बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया गया है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे आज हम लेक्चर लेने वाले हैं, बट सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंगी। तो सबसे पहली बात, जो फंगी होता है वो हमेशा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। इट मींस दैट वो खुद से कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अगर ये हेटेरोट्रॉफिक भी है, अगर मैंने कहा फंगी हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो इसके 3 मोड है बेटा। सबसे पहली बात तो ये होती है सेप्रोफाइटिक। अगर सेप्रोफाइटिक नहीं है तो ये पैरासाइटिक हो सकती है, और या तो इनके आपको सिम्बियोटिक एसोसिएशन देखने को मिलते हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर जाती हैं, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल इनके ऊपर तैर के ले लेती है। तो ऐसे होते हैं आपके फाइकोमाइसिट्स, म्यूकर, राइजोपस लाइक। अब पैरासाइटिक की जब हम बात करते हैं तो पैरासाइटिक मीन्स ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाएंगी और उनका न्यूट्रिशन डायरेक्टली लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डेड नहीं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरासाइटिक में आपका रस्ट और स्मट आएगा। रस्ट मीन पक्सीनिया, स्मट मीन्स अस्टिलैगो। ना बेटा सिम्बियोटिक की बात की जाए तो ये दोनों ऐसा एसोसिएशन दिखाएंगे जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है। तो सिम्बियोटिक में हायर रूट के साथ ये अलाइन हो जाती हैं, या तो अगर लाइकन की बात करें तो ये हमेशा अलगी के साथ एसोसिएट हो जाती है। अब दूसरी बात अगर हम करें फंगी की, तो फंगी का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी होना चाहिए। तो अगर हम कभी भी फंगी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में हाइफी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हाइफी। अब आप मुझसे पूछेंगे ये हाइफी क्या होती है, तो मैं कहूँगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगी जो होती है उसे आप हाइफी कह सकते हैं। तो मैम एक्चुअली ये हाइफी है क्या? तो हाइफी एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हाइफी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड के साथ साथ इनके पास न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब बहुत सारी हाइफी जुड़ जाती हैं, व्हेन नंबर ऑफ हाइफी अलाइन कर जाती हैं, तो बेटा ये माइसेलियम बनाती हैं। तो व्हाट इज माइसेलियम? नेटवर्क ऑफ हाइफी। माइसेलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफी। जब नेटवर्क ऑफ हाइफी हो जाती है तो माइसेलियम कहते हैं, और माइसेलियम आपको फंगी दिखती है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज माइसेलियम, तो ग्रुप ऑफ हाइफी। अब एक हाइफी क्या है? ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मैम हाइफी एक ही प्रकार की होती है? नहीं बेटा, हाइफी 2 प्रकार की होती है। एक हाइफी ऐसी, और दूसरी हाइफी में क्या है? डिविजन्स होते हैं। ऐसी हाइफी जहां पे डिविजन्स है, क्रॉस वॉल्स हैं, इसको आप सेप्टेट हाइफी कहते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, आप इसे ए सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। क्या लिखते हैं? ए सेप्टेट हाइफी। अब बेटा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे एक सेगमेंट में, एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होता है। एक सेप्टा में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? मल्टीपल अलाइंड है। तो ये बेटा ए सेप्टेट कैसे हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे क्योंकि सेप्टा बन गया है, न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, तो एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस, तो यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएटेड। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? ब्रांचिंग दिखने लग जाती है। तो जहाँ पे सेप्टा है यहाँ पे न्यू हाइफी ग्रो करने लग जाती है। तो जो भी यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट होता है वो हमेशा ब्रांच्ड होता है। तो सेप्टेट ब्रांच्ड हाइफी, सेप्टेट ब्रांच हाइफी, सेप्टेट ब्रांच हाइफी। हाइफी इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगी। क्लियर? अगर हम फंगी को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक यूनिट पे जाएंगे, एक चीज पे जाएंगे, तो वो आपको हाइफी मिलेगी। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये तो हो गए ए सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड, और बेटा इसे कोइनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। बेटा व्हाट इज मीन बाय हाइफी? अब कोइनोसाइटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। साइंटिफिक नेम ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड इज कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक। साइंटिफिक नेम ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड इज कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कोइनोसाइटिक।
ना बेटा ये तो रही बात हाइफी के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। जो बेटा फंगी के रिप्रोडक्शन को भी समझना दूसरे एक इम्पॉर्टेंट पहलू में से है। तो देखते हैं अब ये रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो बेटा रिप्रोडक्शन के 3 मोड हैं। कोई भी फंगी हो, एक्चुअली कोई भी फंगी मतलब फंगी 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, बसीडियोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस एंड फाइकोमाइसेटिस। फाइको मीन्स पानी में रहने वाली, राइट, फंगी, एंड ड्यूटेरोमाइसेटिस मीन्स जो डिकम्पोजिशन करती है। बेसिकली दीज आर डिकम्पोजर और दे आर अ गुड फर्टिलाइजर। एंड अगर हम बसीडियोमाइसेट्स की बात करें तो इन्हें ब्रैकेट फंगी कहते हैं। एस्कोमाइसेटिस की बात करें तो बेटा ये एक सैक फंगी कहलाती है। तो ये जो 4 क्लासेस है, ये जो डिवाइडेड है, इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ हाइफी ग्रोथ सब अलग अलग होते हैं। तभी हमने इन सब के कारण इनको 4 क्लासेस पे डिवाइड किया। ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम फंगी का देखते हैं। तो बेटा जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक होता है वेजिटेटिव मोड, एक होता है असेक्सुअल मोड और एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेटा वेजिटेटिव में आपको FFB याद रखना है। व्हाट इज FFB? देखिए बेटा, F इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, एंड दिस इज फॉर फिजन एंड दिस इज फॉर बडिंग। तो बेटा बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन के कारण क्या होता है? वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बेटा जब हम बात असेक्सुअल और सेक्सुअल की करेंगे तो ये होती है बाय द स्पोर्स, बाय स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोर्स होती हैं ये हेल्प करती हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ के लिए। अब बेटा एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है, कुछ स्पोर्स दे देते हैं और आपसे पूछते हैं क्या ये सेक्सुअल मोड दिखाएगा या ये रिस्पॉन्सिबल है असेक्सुअल के लिए। तो बेटा असेक्सुअल में आपको याद रखना है ZSC। बेटा देखो ZSC, ZSC सब में प्रोनाउंसिएशन में सी मीन्स प्रोनाउंसिएशन में कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो हमें याद रखना है SSSCZ, राइट। और यहाँ पे लिख दीजिए A। अब ये क्या है? Z फॉर ज़ूस्पोर। अगर ज़ूस्पोर जो है वो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब बेटा यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर, this C for conidia, and A for S, this is a planospore, बेटा यहाँ पे ये सब अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। प्लानोस्पोर, अगर स्पोर नॉन मोटाइल होता है तो उसके लिए जो स्पोर रिस्पॉन्सिबल है उसे अप्लानोस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्लानोस्पोर। तो ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, अप्लानोस्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी स्पोर के थ्रू होता है और आपको लिखना है ABOZ। अब देखिए एस्कोस्पोर, बसीडियोस्पोर, देन बेटा oospore, and last is called as zygospore। बेटा यहाँ पे ज़ूस्पोर था, यहाँ पे ज़ाइगो है, तो ज़ाइगो, oospore, ओवम, ज़ाइगोट। तो या दिस इज द वे टू रिमेंबर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ज़ाइगोट आता है तो हमें ज़ाइगोस्पोर याद कर लिया। oospore means oogoneum, अगर if you remember in the male or female reproductive system, human reproductive, oogoneum, तो अब oospore से हम याद कर लेंगे कि ये सेक्सुअल है। अब बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर मीन्स बेसिडियोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर के थ्रू हो सकता है। लाइक दैट वी कैन रिमेंबर ABOZ, ज़ाइगो। यहाँ पे क्या है? ZSCA, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपका? ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया एंड प्लानोस्पोर, क्लियर ना बेटा। अब हम दूसरे मोड पे जाते हैं। अब बेटा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी प्यारे क्वेश्चन आते हैं
तो हम अगर यहाँ पे लिख दें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। क्यों बेटा? तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते कैसे हैं। तो बेटा ये है एक हाइफी, ये है दूसरा हाइफी। तो हाइफी आती है क्लोज, तो हाइफी के अंदर है साइटोप्लाज्म यहाँ पे। तो बेटा साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म को आप प्रोटोप्लाज्म भी कहेंगे। तो बेटा समझ लीजिए मेल हाइफी है और ये फीमेल हाइफी है, तो हम इसको कहते हैं अपोजिट हाइफी। प्लस और नेगेटिव मीन्स रिसेप्टिकल्स एंड डोनर। ओके, तो रिसेप्टिव और डोनर। अब आप ये समझिए दो अपोजिट हाइफे आती हैं और इनके साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, तो हम इसको कहते हैं प्लास्मोगैमी। प्लास्मोगैमी। अब बेटा जब ये दोनों आए, ये फ्यूज हो गए, तो अब दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिल गए। अब बेटा यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस भी फ्यूज होना चाहिए। अब जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, अब ये न्यूक्लियस फ्यूज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पास आएंगे। आप पहले तो आपको क्या इनका साइटोप्लाज्म मिलाना है, तो साइटोप्लाज्म को प्लास्मोगैमी कहेंगे। गैमी मीन्स मैरिज, प्लास्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के मिलने को प्लास्मोगैमी कहेंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो न्यूक्लियस मिलेंगे। तो एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस को भी मिलना है, तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या कहेंगे बेटा आप इसे? कैरियोगैमी कहेंगे। तो पहले प्लास्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा। अब बेटा कैरियोगैमी के बाद क्या बन जाएगा? अब देखिए दो न्यूक्लियस मिल गए हैं, अब यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट फॉर्मेशन। तो पहले प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी, फिर जाइगोट बन जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है, राइट। अब यहाँ पे क्या है? दोनों मिल रहे हैं, न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो अभी ये डिप्लॉइड तो नहीं बना है क्योंकि न्यूक्लियस को मिलना है। जैसे न्यूक्लियस बन जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। आपको पता है जाइगोट कभी किसी का भी हो तो वो डिप्लॉइड होता है। अब जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, और स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब जब स्पोर्स को मिट्टी मिलेगी तो ये ग्रो हो जाएगी किसमें? हाइफी में। दोबारा से हाइफी बन जाएगा। तो क्या हुआ? देखो हमारी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा? हाइफी से स्टार्ट हुई। हाइफी मीन्स सारे के सारे क्या है? हैप्लॉइड है। अब हाइफी हैप्लॉइड है, अब हाइफी क्या करेंगे? पास में आएंगे और क्या करेंगे? अपना साइटोप्लाज्म मिलाएंगे। साइटोप्लाज्म के बाद क्या मिलेगी? न्यूक्लियस मिलेगी। न्यूक्लियस मिलने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। अब जाइगोट में मियोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा? आपका स्पोर प्रोड्यूस होगा। तो मियोसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस होगा, तो स्पोर्स तो हैप्लॉइड हो गया ना। अब जब आपका स्पोर्स ग्रो करेगा तो दोबारा से फिर क्या प्रोड्यूस होगा? हाइफी प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि कुछ नहीं है, क्या है? आपका हैप्लॉइड है। तो देखिए स्पोर क्या हुआ? हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस के बाद क्या होता है? मियोसिस ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो अगर यहाँ पे डबल क्रोमोसोम नंबर था, जाइगोट हमेशा 2n होता है, डिप्लॉइड। तो जाइगोट क्या होता है बेटा? हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड। हमेशा याद रखना, जाइगोट क्या बनाएगी? जाइगोट में हमेशा मेयोसिस होता है और वो स्पोर बनाती है। तो जाइगोट से हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोर। जाइगोट से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोर। स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होती है। स्पोर हमेशा क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और स्पोर क्या करेगी? जर्मिनेट करके हाइफी बनाएगी। क्या बनाएगी? हाइफी बनाएगी। क्लियर बेटा? अब देखिए हाइफी से दोबारा क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड फेस आ जाएगी। अब फिर से प्रोटोप्लाज्म मिक्स होगा, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स आपका कैरियोगैमी होगा, फिर उसके पास जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियोसिस एंड स्पोर आएगा। आई होप दिस क्लियर, राइट? तो बेटा ये है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट बेटा आपके सभी फंगी में ऐसा नहीं होता साइमल्टेनियसली। पहले क्या हो रहा है? देखिए बेटा पहले तो प्लास्मोगैमी हो रहा है, पहले तो प्लास्मोगैमी हो रहा था, मीन्स प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। फिर आपका क्या हुआ? कैरियोगैमी हुआ, मीन्स न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज हो गया। फिर आपका क्या बना? जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट में क्या हो गया बेटा? मेयोसिस हो गई। और फिर आपके पास क्या आ गया? स्पोर्स आ गया। मीन्स अब स्पोर्स जर्मिनेट होगा तो किस में आएगा बेटा? हाइफी बना लेगा। स्पोर्स जर्मिनेट होगा तो क्या होगा? हाइफी बना लेगा। अब हमें याद रखना है ये होता है सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में, फाइकोमाइसिटिस एंड
ड्यूटेरोमाइसिटिस में ही होगा। ड्यूटेरोमाइसिटिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन फाइकोमाइसिटिस में ही ये होता है। अब बेटा मैं पहले बता दूं, आपके पास है एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बसीडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बसीडियोमाइसिटिस। बेटा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। एक्चुअली प्लास्मोगैमी तो होती है, प्लास्मोगैमी तो होगी बेटा, ये किसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लास्मोगैमी मीन्स दो हाइफी पास में आएंगे। अब दो हाइफी पास में आए मीन्स प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अब बेटा एक न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगी, दूसरी न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगी, और अब क्या होगा, न्यूक्लियस डायरेक्टली फ्यूज नहीं होगी, मीन्स प्लास्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी इमीडिएटली नहीं होती, रुक जाता है। तो अब देखिए एक हाइफी में 2 न्यूक्लियस n+n सिचुएशन है। यहाँ पे क्या था, आपका पहले प्लास्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज इमीडिएटली होके 2n बन गया, जो कि जाइगोट में आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि 2 हाइफी nn लेके आई थी, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर अब प्रोटोप्लाज्म पास में आ गए, अब यहाँ पे न्यूक्लियस अवे हो गए। तो एक ही हाइफी में 2 न्यूक्लियस काफी देर तक सेपरेट रहेंगे, और दिस कंडीशन n+n in a single hyphae is called as dikaryon, dikaryon, and इस फेस को कहते हैं dikaryon फेस। तो 2 nucleus in single hyphae, 2 nucleus in a single hyphae is called as dikaryon phase। इस फेस को क्या कहते हैं, डाइकैरियन फेस कहते हैं। बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। अब बेटा जाइगोट बनेगी, एंड ये जाइगोट फिर स्पोर बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस। मींस इमीडिएटली आफ्टर प्लास्मोगैमी कैरियोगैमी इज नॉट फॉलोड। कुछ समय के लिए प्लास्मोगैमी के बाद 2 न्यूक्लियस सेपरेटेड रहते हैं इन अ सिंगल हाइफी। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियन स्पेस or dikaryon phase, and the structure is called as dikaryon structure. So single hyphae 2 separate nucleus is dikaryon। ये कहाँ पे होगा, ये होता है आपके बसीडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। जनरली क्या होना चाहिए था, प्लास्मोगैमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगैमी, दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज हो जाना चाहिए था। कैरियोगैमी के बाद जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस, स्पोर्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। एस्कोमाइसिट और बसीडियोमाइसिट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बेटा। यहाँ पे क्या होता, प्लास्मोगैमी के बाद 2 न्यूक्लियस सेपरेटेड थे इन अ हाइफी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। सो सिंगल हाइफी 2 सेपरेटेड न्यूक्लियस n+n सिचुएशन थी। दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, एंड डाइकैरियन के बाद ये कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज होती है, कैरियोगैमी होती है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट मियोसिस के बाद स्पोर बनेगा। क्लियर, समझ में आया? सो बेटा अभी हम क्या करने वाले हैं, आपके फंगी को डिवाइड करेंगे। फंगी 2 टाइप में प्रोवाइडेड होती है। क्या वो एंडोजेनस स्पोर का प्रोडक्शन कर रही है, या ये एक्सोजेनस स्पोर का प्रोडक्शन कर रही है? तो फंगी जब स्पोर प्रोड्यूस करती है तो वो एक्सोजेनस स्पोर प्रोड्यूस करेगी, एंडोजेनस, डिपेंडिंग अपॉन स्पोर कहाँ आ रहा है। वी हैव 2 टाइप ऑफ स्पोर प्रोडक्शन और 2 टाइप ऑफ फंगी। One is called as endo, means एक बेटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक स्टॉक पे खड़ा होता है। इन पूरी कंबाइंड बॉडी को कार्प कहते हैं। कार्प, जिस भी नाम के पीछे कार्प आ जाए मीन्स फ्रूटिंग बॉडी। बेटा ये स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसके नाम के पीछे 4 लगता है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ अभी कोनिडियोफोर, तो कोनिडियम, दिस इज कोनिडियम, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कोनिडिया इज अ स्पोर जो कि इस बैग में प्रोड्यूस होगा, और कोनिडियोफोर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। कोनिडियोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडी कंप्लीटली। तो कार्प 4 आएगा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए बेटा, अगर स्पोर इस स्पोरेंजियम के अंदर, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोजेनस स्पोर प्रोडक्शन। अगर आपका स्पोर इस बैग के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस स्पोर प्रोडक्शन। अब बेटा एक्सोजेनस मींस जो स्पोर्स है वो बाहर, बैग के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आपसे हमेशा इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर हमेशा बाहर प्रोड्यूस होते हैं, नॉट इनसाइड द बैग।
एंडोजेनस का एग्जाम्पल है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर। बेटा ए प्लानोस्पोर मीन्स नॉन मोटाइल, जूस्पोर मीन्स मोटाइल स्पोर, एस्कोस्पोर, 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 जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर एंडोजेनस है। क्या है? एंडोजेनस है। ए जेड ए प्लानो, एस्कोस्पोर, जूस्पोर, दीज आर एंडोस्पोर। एंड एक्सोस्पोर्स क्या है? बेसिडियोस्पोर एंड कोनिडिया। बेटा कोनिडिया असेक्सुअल है, बेसिडियो सेक्सुअल स्पोर है, एस्कोस्पोर सेक्सुअल है और जू एंड प्लानो असेक्सुअल है। आई गेस आपको क्लियर है ये आइडिया, राइट? सो इन दैट बेसिस नाउ बेटा हम डिवाइड कर देते हैं अब फंगी को। अब बेटा मैंने आपको बता दिया है आपके पास है फंगी। अब फंगी के कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। फाइकोमाइसेटिस, यहाँ पे लिखते हैं फाइकोमाइसेटिस। देन बेटा हम क्या लिखेंगे? एस्कोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बसीडियोमाइसेटिस एंड देन लास्ट क्या है? ड्यूटेरोमाइसेटिस। ओके, सो आपके पास है फाइको, एस्को, बसीडियो, ड्यूटेरोमाइसेटिस। अब हम इन चारों फंगी को डिवाइड करते हैं कि इनके हाइफी कैसे हैं, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हैं और इनका एग्जाम्पल और एंडोजेनस है या एक्सोजेनस है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनका डिवीजन का कि इनके हाइफी कैसे होते हैं। तो फाइकोमाइसिट्स की जो हाइफी है इन सब से अलग है, ये होते हैं असेप्टेट, असेप्टेट, हाइफी में सेप्टा नहीं है, ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ए सेप्टेट का एग्जांपल है कोइनोसाइटिक हाइफे, कोइनोसाइटिक हाइफे। क्या है इनके हाइफे? कोइनोसाइटिक। अब बेटा एस्को, बसीडियो, ड्यूट्रो इन सब में क्या है? ब्रांच्ड हाइफी है, ब्रांच है एंड दिस इज सेप्टेट, सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफी है, सेप्टेट एंड ब्रांच। अब बेटा सेप्टेट क्या था? देखिए ये डिवाइड हो गया, अब सब में एक न्यूक्लियस है और यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी, जबकि इनके हाइफी में क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है और कोई सेप्टा नहीं है। तो एस्को, बसीडियो, ड्यूट्रोस क्या है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफी है। ये है अब्रांच्ड और असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक हाइफे। नाउ बेटा हमारे को एक और चीज ध्यान से सुनना है, वो है एस्को, बसीडियो और ड्यूट्रोमाइसेट्स में। ध्यान से सुनिए, फाइकोमाइसेट्स मीन्स ये एक्वाटिक नेचर रखती है, मीन्स वो पानी में, all the fungi which is growing in water region is called as aquatic fungi which is comes into phycomycetes. ये wooden, जो wood बहुत ज़्यादा सड़ जाता है, decaying होता है, उस वुड में भी जो फंगी ग्रो होती है वो आपके फाइकोमाइसेटिस में आती है। अब एस्कोमाइसेटिस को, एस्को को हम सैक फंगी भी कहते हैं। एस्को, एस्को, अब देखो बेटा इसको उल्टा करो, सैक, एस्को ऑर्डर में लगाते हो, उसको सैक फंगी भी कहते हैं। बसीडियो, बी, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकेट फंगी, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकेट फंगी, ब्रैकेट, बी, बसीडियो, ब्रैकेट, एस्को, सैक फंगी एंड ड्यूटेरोमाइसेट्स डीकम्पोजर। सो दीज आर डीकम्पोजर्स। तो बेसिकली ऑल द डीकम्पोजर्स जो फंगी है वो ड्यूटेरोमाइसेट। सो डी फॉर ड्यूटरो, डी फॉर डीकम्पोजर, बेसिडियो, ब्रैकेट, एस्को, सैक, एस्कोस को कॉमनली अरेंज कर दो, सैक आ जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ना बेटा अब हम डिवाइड करते हैं इनको थोड़े से सिंपल मेथड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसेटिस, फाइकोमाइसेटिस। बेटा पॉइंट नंबर 1 फाइकोमाइसेटिस में आपको एक्वाटिक याद रखना है, डेड एंड डिकेइंग वुड, वुड लॉक्स में जो फंगी ग्रो करती है। अब बेटा इनका आता है रिप्रोडक्शन। जब हम इनकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके पास है क्या? जूस्पोर्स है, अगर है ये मोटाइल, और इनके पास आएगी अप्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर अगर ये है नॉन मोटाइल। क्या है बेटा? ये नॉन मोटाइल। तो जूस्पोर्स एंड अप्लानोस्पोर्स। ना बेटा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर आता है। क्या आता है? जाइगोस्पोर आता है। क्या आता है? जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। तो जाइगोट, जब गैमेट का फ्यूजन होता है तब जो आपका स्पोर प्रोडक्शन होगा, मतलब जाइगोट जब फ्यूज हो रही होती है तो उसको हम जाइगोस्पोर, यहाँ पे बेटा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर आता है। अब अप्लानोस्पोर और आपका जो ज़ूस्पोर्स होता है वो हमेशा एक्सोजेनस डेवलपमेंट करता है। तो हमेशा याद रखिए, ज़ूस्पोर अप्लानोस्पोर एक्सोजेनस था, जाइगोस्पोर्स बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे असेप्टेड कोइनोसाइटिक, ये याद हो गया फाइकोमाइसिट्स में। अब देखिए बेटा फेक के मार, फेक के मार, तो बेटा मार, अब फाइकोमाइसिट फेक के मार एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पे है आपका म्यूकर, ओके, दिस इज कॉल्ड एज A फॉर एल्ब्यूगो एंड R फॉर राइजोपस। तो दिस इज राइजोपस, राइजोपस, दिस इज एल्ब्यूगो। ना बेटा राइजोपस, तो R से ब्रेड, ब्रेड, तो ब्रेड में भी R आना है ना, तो राइजोपस ब्रेड फंगी है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो इज अ मस्टर्ड फंगी, ओके, मस्टर्ड जो में मस्टर्ड में जो व्हाइट कलर का पाउडर आ जाता है मस्टर्ड की लीफ में, एल्ब्यूगो। एंड M फॉर म्यूकर, तो म्यूकर फेक के मार, ओके। तो एग्जाम्पल क्या याद रखना है, म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस। राइजोपस R ब्रेड, ब्रेड फंगी, राइजोपस। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो से क्या याद रखना है, मस्टर्ड। सो देखिए हमने कैसे याद किया, ये एल्ब्यूगो मस्टर्ड M, क्लियर। सो ये आपका हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं बेटा आपके एस्कोमाइसिट्स की, एस्कोमाइसिटिस की। तो बेटा एस्कोमाइसिट्स या एस्कोमाइसिटिस जैसा आप बोलना चाहे, तो सबसे पहले बता देते हैं ये होती है सैक फंगी, ओके। अब जब इनके हाइफे की बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इनका याद रखना है क्या, एंडोजेनस, एक्सोजेनस, मीन्स सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखाएंगे। तो बेटा अगर मैं बात करूं असेक्सुअल की, अगर मैं बात करूं असेक्सुअल की, तो सबसे पहले याद बता दूं यहाँ पे कोनिडिया का एग्जाम्पल आएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया, और कोनिडिया कैसी है, एक्सोजेनस है। कोनिडिया कैसी थी बेटा, एक्सोजेनस डेवलपमेंट दिखाएंगे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास डाइकैरियन स्टेज आ जाना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियन आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक और चीज स्पोर याद करनी रहेगी, उसको कहेंगे एस्कोस्पोर। तो एस्कोमाइसिटिस एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर मीन्स एंडोजेनस। एस्कोस्पोर से क्या याद रखेंगे, एंडोजेनस, मैंने बताया है। अब बेटा एस्कोस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, एस्कोस्पोर एक एस्कस, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे एस्कस कहते हैं। अब एस्कस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एस्कोस्पोर। तो बेटा ये क्या है, एस्कोस्पोर है, ठीक है। दिस इज एस्कस और एस्की, एंड दिस इज एस्कोफोर, दिस इज एस्कोफोर, दिस इज एस्कोफोर, दिस इज एस्कस, इनसाइड दिस एस्कोस्पोर। क्लियर, एम आई क्लियर। तो क्योंकि ये स्पोर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज एंडोजेनस डेवलपमेंट। क्लियर बेटा, ओके। अब हम एस्कोमाइसिटिस की बात करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को याद करने के। तो एस्कोमाइसिटिस में जनरली तो सबके सब कैसे है, कैप्रोफाइलस है, मीन्स काउ डंग के ऊपर ग्रो करेंगे, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, यहाँ से आपको एंटीबायोटिक भी मिल रही है। तो जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना है क्या, एक ट्रिक याद रखनी है। एक PTM मीटिंग चल रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्कैम, तो स्कैम पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है, स्कैम है, यू नो दैट इज कॉल्ड एज स्कैम से भी याद कर सकते हैं, या तो आप इसको वेट अ मिनट, पेरेंट टीचर मीटिंग याद कर लीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग। अब आगे क्या लिखना है यहाँ पे, सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस, ओके क्लियर। सेक्रोमाइसिस यहाँ पे C से क्लेविसेप्स, ओके, एंड फिर यहाँ पे है M फॉर मोरल्स, ट्रफल्स, ट्रफल्स, मोरल्स, पेनिसिलियम, दिस इज सेक्रोमाइसिस, दिस इज क्लेविसेप्स एंड स्कैन, नॉट स्कैम, स्कैन, ओके। तो सेक्रोमाइसिस, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा। तो बेटा PTM मीटिंग करवा रहे हैं और सबके दिन स्कैन हो जाएंगे, मीन्स बच्चों का स्कैन हो जाता है जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। तो स्कैन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। बेटा आपको पता है जैसे आपके जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, वैसे ये क्वीन है व्हेन इट्स कम्स टू द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, ओके। सो लाइक प्लांट के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। A फॉर आपका क्या है, एस्परगिलस, ओके, एंड दिस इज C फॉर आपका क्या हो गया, क्लेविसेप्स, ओके, एंड दिस S फॉर आपका होता है सेक्रोमाइसिस,
स्कैन से याद रखना है पेरेंट टीचर मीटिंग। अब बेटा स्कैन पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या है, तो P इज फॉर पेनिसिलियम, T एंड M इज फॉर ट्रफल एंड मोरल्स। अब बेटा S फॉर सेक्रोमाइसिस, C फॉर क्लेविसेप्स एंड N फॉर न्यूरोस्पोरा। सो न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, सेक्रोमाइसिस एंड P पेनिसिलियम, ट्रफल्स एंड मोरस। सो अब ये एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए आपके दिमाग में व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द एस्कोमाइसिटिस। बेटा क्योंकि ये अभी हम डिटेल में टॉपिक नहीं ले रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग फॉर सुपरफिशियल वन शॉट, तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं अबाउट बसीडियोमाइसिट्स, बसीडियोमाइसिटिस। तो नाउ बेटा बसीडियोमाइसिटिस के जब पे भी बात आती है तो आपके दिमाग में ब्रैकेट फंगी आनी चाहिए, ब्रैकेट फंगी आ जानी चाहिए। अब बेटा आपका दिमाग आता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि बसीडियोमाइसिट्स में आपसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रैकेट फंगी है, जो फंगी आप खाते भी हैं, खाने के लिए भी बहुत डिलीशियस होते हैं, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब बसीडियोमाइसिट्स में आपको याद रखना है असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बता दूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पे देखेंगे वेजिटेटिव इज गोइंग ऑन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव हो रहा है, असेक्सुअल यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं सेक्सुअल में भी सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है यहाँ पे। बेटा देखिए ध्यान से, बसीडियोमाइसिट ब्रैकेट फंगी जो कि मैंने आपको बता चुका है, यहाँ पे हाइफी कैसी है, यहाँ पे ब्रांच है और क्या है, सेप्टेट है। दूसरी बात, एसेक्सुअल ऑर्गन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं पॉसिबल, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रही है, वो दिखा रही है कि दो अपोजिट हाइफी जब मिल रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाइफी। अब बेटा होता क्या है, एक है मेल हाइफी और एक है फीमेल हाइफी। अब जैसे ही ये दो हाइफी आ रही हैं, अब ये क्या कर रही हैं, अपने प्लास्मोगैमी कर रही है, और प्लास्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी इमीडिएटली नहीं हो रहा है, तो टू न्यूक्लियस इनसाइड अ हाइफी कंडीशन आ रही है, और ये कंडीशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, बेसिडियम प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, बेसिडियम। बेसिडियम एक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिडियम में अब क्या होता है, अब बेसिडियम में मेयोसिस होता है, और क्या प्रोड्यूस होती हैं, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होती है। मींस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लास्मोगैमी हो गई बेटा, क्या हो गया, प्लास्मोगैमी हो गई, बट कैरियोगैमी इमीडिएटली नहीं हुई। प्लास्मोगैमी के बाद डाई कैरियन स्टेज आया, और डाई कैरियन स्टेज के बाद क्या प्रोड्यूस हो गया, बेसिडियम प्रोड्यूस हो गया, बेसिडियम प्रोड्यूस हो गया। और ये जो बेसिडियम है, अब इस बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगा एंड कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस बेसिडियम के अंदर होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बाहर प्रोड्यूस होते हैं, तो एक्सोजेनस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है इनका, एक्सोजेनस होता है। कैसा होता है बेटा, एक्सोजेनस होता है। तो आई होप आपको अब याद आ गया। बेसिडियोमाइसिटिस में क्या याद रखना है, नो असेक्सुअल स्पोर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय व्हाट, बाय बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर ऊपर प्रोड्यूस हो रहा था बेसिडियम के, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस। और आपको ये भी याद रखना है कि कैरियोगैमी एंड मेयोसिस इनसाइड द बेसिडियम हो रही थी। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटिस की, ड्यूटेरोमाइसिटिस की। तो सबसे पहली बात, ड्यूटेरोमाइसिटिस से आपको डीकम्पोजर याद रख लेना है। क्या याद रखना है, डीकम्पोजर याद रखना है। अब बेटा डीकम्पोजर से आपको याद रखना है कैट। कैट क्या है, एग्जाम्पल है। कैट क्या है, इसका एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड आपका है ट्राइकोडर्मा। कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा क्या है, एग्जाम्पल्स है। कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो जब भी मैं ड्यूटेरोमाइसिटिस बोलूँ
तो इसे आप क्या बोलते हैं, फॉल्स फंगी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। क्यों बोल रहे हैं आप इसे इम्परफेक्ट फंगी? इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट है, और वेजिटेटिव होता है बाई कोनिडिया। और आपको पता है कोनिडिया इज एक्सोजेनस इन डेवलपमेंट। कैसे है बेटा? कोनिडिया एक्सोजेनस है डेवलपमेंट के लिए। तो कोनिडिया एक्सोजेनस हो रही है क्योंकि एसेक्सुअल वेजिटेटिव ही जानते हैं, हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कभी नहीं देख पाए हैं इनका। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी। एंड ये डिकम्पोजर्स है, और ये क्या रहते हैं बेटा? आपका एग्जाम्पल कैट। कैट कैसे? कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया। I hope you enjoyed the lecture and stay tuned with me. Take care. Bye.